लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये कोर्ट में प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा और ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं कोर्ट में। तो आज मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि मैंने जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन से की है वो कोर्ट में मैं रख सकता हूँ, क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल है, क्या वो कोर्ट इन्हें एक्सेप्ट करेगी। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट होने वाला है। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि YouTube का एल्गोरिदम मुझे सपोर्ट कर सके। और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरीके की बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं गए हैं, आपका किसी से झगड़ा हो गया है, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है और आपके साथी ने उसका वीडियो बना लिया है। इसके अलावा पति पत्नी के झगड़ों में तो ये एक बहुत ही कॉमन बात हो गई है। धीरे धीरे जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और जब ये लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं तो अक्सर पति और पत्नी क्या करते हैं कि ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं कुछ आगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, वो ये सोचते हैं कि कभी मुझे इन एविडेंसेस की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इसलिए वो इस तरीके से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये कोर्ट में प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा और ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं कोर्ट में। तो आज मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए। अब पहला सवाल ये है कि कोर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को परमिशन देती है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आजकल का चेंजिंग सिनेरियो है, यानी कि पहले तो इस तरीके की चीजें होती नहीं थी, अब हर हाथ में एंड्रॉयड फोन है, लोग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम चैटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के रूप में कलेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। तो आपको बता दूं कि जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं ये कोर्ट में एडमिसिबल हैं, यानी कि आप वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोर्ट इनका संज्ञान लेगी। किस स्थिति में लेगी कोर्ट इन सारी एविडेंसेस को? तो सबसे पहली बात कि ये सारी एविडेंसेस जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन इन द सेंस कि इन सारी एविडेंसेस में कोई छेड़खानी नहीं की गई हो, उनको किसी तरीके से काट छांट के ना पेश किया गया हो। तो ऐसी एविडेंसेस को उनकी जेन्युइननेस की ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोर्ट परमिट करती है, कोर्ट एडमिट करती है। तो अब ये जान लेते हैं कि इन ऑडियो और वीडियोस को किन शर्तों पर कोर्ट एडमिट करती है किसी एविडेंस के तौर पर। तो पहला पॉइंट ये है कि जो भी आपका केस चल रहा है तो ये जितने भी ऑडियो वीडियोस हैं वो केस से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है, आपका क्रूएलिटी का केस चल रहा है, आपका डीवी का केस चल रहा है, या फिर कोई ब्लैकमेलिंग का केस हो सकता है, डिफेमेशन का केस हो सकता है। इन सभी मैटर्स में अगर आप जो भी ऑडियो वीडियो प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के सामने तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि इन्हीं आपके जो पर्टिकुलर मैटर है, आपका जो पर्टिकुलर केस है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं का वीडियो ऑडियो किसी भी केस में लगा दें, और अगर रिलेवेंट है तो फिर कोर्ट उसे एज एन एविडेंस आपके केस में रिकॉर्ड करेगी। अब दूसरा पॉइंट यह है कि आपने इस ऑडियो वीडियो को किस कंडीशन में रखा है। रखना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि आपने इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सेव करके रखा है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, कोई काट छांट तो नहीं हुई है। और तीसरा पॉइंट है कि इस रिकॉर्डिंग को आपने कितने समय से रखा हुआ है, क्योंकि ये जो ऑडियो और वीडियोस होते हैं ये धीरे धीरे समय के साथ कुछ टाइम बाद
डिग्रेड होने लगते हैं। तो कोर्ट ये कहती है कि 5 साल के अंदर की रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। जब ये ऑडियो और वीडियोस डिग्रेड होने लगते हैं तो फिर उनकी ऑथेंटिसिटी में क्वेश्चन उठते हैं। तो कोर्ट का कहना है कि बहुत लंबे समय तक ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सेव करके नहीं रखना है, और कोर्ट ज़्यादातर 5 साल से कम की रिकॉर्डिंग को ही प्रेफर करती है। आपके लिए यहाँ एक जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड होते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B के तहत प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट में। ये जुडिशियल डिसीजन होता है, कोर्ट का पावर होता है कि वो आपके कितने भी ऑडियोज हों, वीडियोज हों, उन्हें वो परमिट कर सकती है और एक्सेप्ट कर सकती है उन शर्तों पर जो अभी मैंने आपको पहले बताई थी। अब ऑडियोज और वीडियोज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अगर आप साक्ष्य के तौर पर एज एन एविडेंस एक ऑडियो या वीडियो आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में, तो उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, पहला तो वो जेन्युइन होनी चाहिए, आपके ही जो उपकरण है, आपका जो मोबाइल है उसी से बनना चाहिए। दूसरे कि इसमें आवाज़ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, कि समझ में आनी चाहिए कि ये उस पर्सन की आवाज़ है जिसके खिलाफ आप ये एविडेंस पेश कर रहे हैं। और अगर बिल्कुल धीमी और वॉइस एक्यूरेट नहीं सुनाई पड़ रही है तो ऐसे में कोर्ट इस ऑडियो को रिजेक्ट कर सकती है। या फिर ऐसी स्थिति है कि चारों ओर बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा हुआ है और उसके बीच में आपने रिकॉर्डिंग की है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, जो कि उस शोर में घुल मिल के सुनाई नहीं दे रही स्पष्ट रूप से, तो ऐसी रिकॉर्डिंग्स को भी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए और आइडेंटिफाई करती हो उस पर्सन को, उस पर्सन की आवाज़ को जिसके खिलाफ आप ये एविडेंस दे रहे हैं। साथ ही जिस बातचीत को आपके मैटर से रिलेटेड होनी चाहिए और उससे बातचीत, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन वो समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 या 15 सेकेंड की कोई रिकॉर्डिंग दे दें जिससे कि कुछ भी समझ में ही ना आए। तो जब तक आपके मैटर से रिलेटेड, आपके मामले से रिलेटेड वो रिलेवेंट बातचीत एकदम स्पष्ट रूप से आपके मैटर से रिलेट नहीं कर रही है, तब तक, माने समझ में नहीं आ रही है स्पष्ट रूप से, तब तक कोर्ट उसे परमिशन नहीं देगी एज एन एविडेंस। ऐसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग का भी है कि एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, एकदम साफ स्पष्ट होनी चाहिए, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करवाने वाली होनी चाहिए जिसके खिलाफ आप ये एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट में। वीडियो में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बहुत अंधेरे में बनाए गए वीडियोस जिनमें कि साफ तस्वीर नहीं है, एकदम धुंधली दिखाई दे रही है या फिर अस्पष्ट है, तो ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को भी कोर्ट परमिट नहीं करती। एक बात इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में और बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको अच्छी तरीके से जाननी चाहिए कि ये एविडेंसेस कोर्ट में तभी जेन्युइन माने जाते हैं जब वो अपनी जगह से, यानी कि जिस फोन से, आपके अपने फोन से वो बनाए गए हों। जब आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं तो मोबाइल में एक मेमोरी होती है, एक मेमोरी फोन में होती है और एक मेमोरी कार्ड में होती है। जब भी आप अपने मोबाइल से कोई ऑडियो, वीडियो या फिर फोटोग्राफ्स खींचते हैं तो ऐसे में उसमें एक आईडी जनरेट हो जाती है और जब आप उसके डिटेल में जाते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है। तो यही एक नंबर जो मिलता है वो उसी मोबाइल से मिलता है जिस मोबाइल से ये ऑडियो, वीडियो या फिर रिकॉर्डिंग जो भी है, मतलब फोटोग्राफ्स वगैरह जब भी आप बनाते हैं तभी वो नंबर आप जिस मोबाइल से बनाया जाता है उसी में वो नंबर हर रिकॉर्डिंग का आ जाता है जनरेट होके। तो जब फोरेंसिक लैब में आपके फ़ोन की जांच होती है तो पता चल जाता है कि ये ऑडियो और वीडियो या फोटोग्राफ आपके ही फ़ोन से जनरेट हुए हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन माने जाते हैं। और अगर आप कॉपी करके डालते हैं तो फोरेंसिक लैब में ये भी सामने आ जाएगा कि ये इस फ़ोन से प्रोड्यूस नहीं हुआ है और ये कॉपी करके रिकॉर्ड किया गया है। तो जो भी ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोग्राफ्स आपके फ़ोन से प्रोड्यूस हुई हैं वही जेन्युइन मानी जाएंगी और उन्हीं को कोर्ट परमिट करेगा एज एन
एविडेंस। एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखने वाला है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में अक्सर सवाल उठते हैं। आपके जो विपक्ष के वकील हैं या आपके विपक्ष के जो लोग हैं वो इस बात पे सवाल उठा सकते हैं कि ये जो आपने ऑडियो यहाँ पर प्रोड्यूस किया है तो ये हो सकता है कि किसी अदर पर्सन की जो मिलती जुलती वॉइस हो उसी में इसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग मिमिक्री भी करते हैं और दूसरों की आवाज़ निकाल के भी बोल लेते हैं, उन्हीं के लहजे में बात करना बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पे इतना ज़्यादा भरोसा न करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे ज़्यादा भरोसा कीजिए और जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए और उनको आप न्यायालय में अगर एज एन एविडेंस प्रस्तुत करते हैं तो वो पूरी तौर से ऑथेंटिक माने जाएंगे और परमिसिबल हैं। तो आशा करती हूँ कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कोर्ट में आपके द्वारा बनाए गए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ्स ये सब एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं, परमिसिबल हैं कि नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी जानकारी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको राधे राधे।